नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। विश्वास है आपने दही चूड़ा खाया होगा। देखिए, आज बिहार ने भी दही चूड़ा खाया और दही चूड़ा का आयोजन राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर पर भी हुआ। हजारों लोग पहुंचे और जिनका इंतजार सभी कर रहे थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वे भी गए। और इंतजार किस बात के लिए हो रहा था? इंतजार इस बात के लिए हो रहा था कि आज दही चूड़ा खाकर बड़े भाई, छोटे भाई, भतीजा तीनों मीडिया से मुखातिब होंगे और जितने संशय हैं, जितने बादल हैं, उसे स्पष्ट कर दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी इंतजार ही करते रहे। दही चूड़ा नीतीश कुमार ने जरूर खा लिया, लेकिन आज राबड़ी देवी आवास के भीतर नीतीश कुमार को दही का टीका नहीं लगा। याद होगा 2015 जब महागठबंधन सरकार बनाने की कवायद चल रही थी। आज नीतीश कुमार पैदल भी नहीं गए थे। आज नीतीश कुमार मुख्य दरवाजे से भी नहीं गए, जहां सभी इंतजार कर रहे थे। वे दूसरे द्वार से प्रवेश किए और दूसरे ही द्वार से निकल गए। एक और बात, अपने साथ लालू यादव के यहां जाना था, तेजस्वी यादव के यहां जाना था। विजय चौधरी और संजय झा परछाई की तरह तो रहे ही, अशोक चौधरी बाद में गए। ललन सिंह, जिनके बारे में हम माना गया कि वे लालू यादव के करीब हैं, तेजस्वी यादव के करीब हैं, उन्हें साथ लेकर नीतीश कुमार गए। एक और जो बात भीतर से आई, मीडिया की एंट्री तो थी ही नहीं। क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत नहीं हुई, यह किसी को पता ही नहीं चला। कि जो वहां सिटिंग अरेंजमेंट था, बड़े भाई छोटे भाई एक साथ नहीं बैठे, करीब में बैठे। यदि बिल्कुल करीब के दो सोफों की बात करें तो एक सोफे पर जहां दो लोगों के बैठने की जगह थी, वहां लालू यादव अकेले बैठे थे। जो लोग गवाह बने, उन्हें इस बात का इंतजार था अजीत जी कि नीतीश कुमार आएंगे और पास में बैठ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल सटा हुआ सोफा जिस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी विराजमान थे, वहां भी दूसरी सीट खाली थी, नीतीश कुमार वहीं बैठे। तो आज संशय का बादल फटा नहीं कि होगा क्या गठबंधन में। और फिर अशोक चौधरी का भी एक बयान आ गया कि महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला तो होता ही है। उन्होंने 2015 का स्मरण करा दिया कि 1 महीने का वक्त लगा था, अभी तो देशव्यापी देरी हो ही रही है। और यह बात कह दी कि जब मन साफ होगा, जब दिल साफ होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो मन साफ, दिल साफ, किसका साफ नहीं, किसका साफ है? अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए, हम लोग पहले इस बात पर चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी कि कितना भी कॉम्प्लेक्स इशू हो, मंशा साफ होगी, नियत साफ होगी तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो समझौता हो जाएगा। 2015 में विधानसभा की टिकट बांटते समय भी इतनी ही जटिलताएं थी, लेकिन उस समय मंशा साफ थी, दोनों को मिल करके लड़ना था, बीजेपी को हराना था। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को अब आप दूर कर लिया गया। अभी आप सोचिए कि अभी 40 सीटों की जटिलताओं को दूर करना है, उस समय 243 सीटों की जटिलता दूर करनी थी और दूर कर ली गई। वो तो पहला मौका था जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी बनाने के बाद से पहली बार वापस लालू यादव के साथ लड़ने जा रहे थे, उनके साथ मिलकर के लड़ने जा रहे थे। 1994 में समता पार्टी बनाने के बाद से लगातार वो लालू यादव के खिलाफ लड़ते रहे थे और पहली बार 2015 में 21 साल के बाद वो साथ मिलकर के लड़ने जा रहे थे। सोचिए कितनी जटिलताएं थी 243 सीटों पर। लेकिन जी, और लालू यादव की मनाही के बाद देखिए, मुझे वाकया याद है कि लालू यादव कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते थे तब। बिल्कुल। और यह नीतीश कुमार थे जिन्होंने कांग्रेस को अधिक सीटें दिला दी थी और प्रदर्शन भी कांग्रेस ने शानदार किया था। उस समय की तो जो कांग्रेस और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग थी वो अद्भुत थी।
आज नीतीश जी। कुमार कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी उनसे लड़ रही है। जिस तरह से आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी है, उस समय तो नीतीश कुमार और कांग्रेस यही दोनों पहले करीब आए। नीतीश कुमार को जी। नेता बनाया जाए, इस महागठबंधन एक हो और नीतीश कुमार नेता हो, ये कांग्रेस का प्रस्ताव था। फिर कांग्रेस को 40 से जी। कम सीटें नहीं मिलनी चाहिए, ये नीतीश कुमार ने इंश्योर किया। तो उस हम्म। समय की बॉन्डिंग अलग थी। तो जब मंशा साफ थी, नियत साफ थी, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को 243 सीटों की जटिलता को भी दूर कर लिया गया जी और बिल्कुल। सब साथ मिलकर के लड़े और नतीजे भी सब अच्छे आए। 22 सीट पर हम्म। पहुंच चुके लालू यादव, उनकी पार्टी 80 सीट पर पहुंच गई। तो जी। एग्जैक्टली वही बात अभी है 40 सीटों के लिए। अगर मंशा साफ है, नियत साफ है, इस बार भी अगर ये सोच है कि मिल करके और बीजेपी को हराना है, तब तो दिक्कत नहीं होगी। तब वो तमाम जटिलताओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो सीट को लेकर के जी। और वोट को लेकर के है। इसके हम्म। बावजूद उसको ओवरकम कर लिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा जी। सवाल तो ये है जो अशोक चौधरी ने कहा कि मन साफ होगा, तो किसका मन साफ नहीं है? भाई हम्म। किसी किसी न किसी का तो मन साफ नहीं है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। राष्ट्रीय जी। स्तर पर देरी हो रही है, देश के स्तर पर उन्होंने कहा कि देरी हो रही है। वो तो ठीक है, देश के स्तर पर हो रही है, लेकिन देश के साथ तो बिहार का मामला तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि जी। बिहार की किसी पार्टी को, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, उसको तो कांग्रेस को सीट नहीं देनी है कहीं दूसरे राज्य में। ज्यादा से ज्यादा जी। किसी एक राज्य में बात हो सकती है कि एक सीट देनी है कहीं। वो तो हम्म। नेशनल से नहीं जुड़ रहा है ना। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कॉम्प्लेक्सिटी है या एनसीपी की है, वैसी नहीं है जेडीयू आरजेडी के साथ। तो उसको देश के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बिहार का अपना मामला अलग है और वो दो नेताओं को बिल्कुल। सुलझाना है। कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की भी सीटें भले 10 मांग रहे हो, 9 मांग रहे हो, सबको पता है कि कौन सी 4 सीटें हैं जो उनको मिलने वाली हैं। उनकी जी। एक राज्यसभा की सीट होगी और आप सब हम लोग जानते हैं कि कहां बात होगी उनकी। इसलिए और आरजेडी जेडीयू कांग्रेस को उम्मीदवारों के बारे में पता है कि हमारे पास बिल्कुल। उम्मीदवार कौन है। हाँ। अब देखिए ना, अजीत जी, समस्तीपुर में एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी चले आए हैं तमिलनाडु से। कोई भाषा नहीं समस्तीपुर से। कभी उनके पिताजी अररिया के सांसद हुआ करते थे। केवल दलित हैं इसलिए। और मतलब समस्तीपुर में ना लोग उनके नाम जानते हैं, बिहार में लोग ना उनके नाम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी प्रकट हुए हैं बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल। भीतर। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को भी पता है। और आपको पता बताएं कि जब उनका स्वागत समारोह हो रहा था पटना में, और उन्होंने जो तोरण द्वार लगवाए थे, इस पुलिस पदाधिकारी ने अपनी तस्वीरें अखिलेश सिंह से भी बड़ी और राहुल गांधी से भी बड़ी लगवा दी थी। हाँ? हाँ तो तो आप समझ लीजिए ना कि कांग्रेस में, हाँ, तो कांग्रेस के लोगों को पता है कि कौन कौन सी सीटें। वही कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, वो भी पता है कि जी। आपके पास सासाराम है, औरंगाबाद है, कटिहार है, आपके पास मीरा कुमार है, निखिल कुमार है, तारिक अनवर है। सबको पता है कि जो आपके पास नेता जी। है, जिसकी सीटें मिलेंगी आपको, वो सब पता है। आपको एक राज्यसभा की सीट मिलेगी, 3 या 4 लोकसभा की सीट मिलेगी, 5 मिल जाए, उसके सब चीजें तय है। कांग्रेस की तरफ से भी दिक्कत नहीं है। जो जी। जटिलता है जिसको दूर करनी है, वो जेडीयू और आरजेडी के बीच की है और वो नहीं दूर हो रही है। उस पर का संशय नहीं दूर हो रहा है। उस पर जो संदेह के बादल छाए हुए हैं, वो नहीं हट रहे हैं। आज दही चूड़ा के दिन तो बहुत सारी चीजें बिहार में साफ हो जाती हैं, लेकिन आज बिल्कुल। भी वो चीजें साफ नहीं हुई। आज हम्म। भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई संकेत ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि वो किस तरफ झुक रहे हैं। वो जी। बराबर बैलेंस बनाए हुए, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो एकदम किनारे पर बैठे हुए हैं और दोनों तरफ जाने का मैसेज वो दे रहे हैं। अभी आप जी। समझिए कि नीतीश कुमार को ललन सिंह के साथ, ललन सिंह को लेकर के क्यों जाना पड़ा लालू यादव के? क्या लालू यादव के परिवार में नीतीश कुमार को लेकर के भरोसा कम हो गया है? क्या जी। अब लालू यादव से ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी लालू प्रसाद का परिवार ललन सिंह को मान रहा है? हम्म। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह मैसेज है। जो जी। पूरे इस घटनाक्रम की शुरुआत जहां से हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की नीतीश कुमार की खुद, वहां भी यही कारण था। यह माना जा रहा था कि एकदम जो जेडीयू का प्रो आरजेडी जो स्टैंड है, वो ललन सिंह की वजह से है, या प्रो जी। इंडिया या एंटी बीजेपी जो स्टैंड है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की वजह से है। तो आज कहीं ना कहीं गए तो उनको लेकर के, इसका मतलब कि उनका कंफर्ट लेवल ज्यादा बेहतर है नीतीश कुमार से। अगर बिल्कुल। इसके बावजूद अगर जा करके आज नीतीश कुमार फिर बैठते लालू यादव के साथ, दोनों की गले मिलते हुए तस्वीर आती, या राबड़ी देवी टीका लगा रही होती दही का, तब भी एक माना जाता कि बीच में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव या किसी तरह का कंफ्यूजन था, तो वो दूर हो गया आज। तो वो भी नहीं जी। हुआ, उसका भी कोई संकेत नहीं है कि वो भी दूर हो गया। तो उसके बाद अशोक चौधरी ने कह दिया कि अब ये देर तो हो रही है, अभी सब अब तक हो जाना चाहिए था।
और मन साफ होगा तो हो जाएगा। तो मन किसका साफ नहीं है और अब तक हो जाना चाहिए था तो क्यों नहीं हुआ है? असली गुत्थी, असली पेच जो है ज्ञानेश्वर जी यही है कि अभी जेडीयू के मन में इस बात को लेकर के ऊहापोह है कि हमारे लिए बेहतर समझौता कौन सा होगा। नीतीश जी कुमार को बिल्कुल। पार्टी बचाने के लिए कौन सा बेहतर रास्ता होगा, किस तरफ जाना ताकि उनकी पार्टी में कोई टूट फूट ना हो। उनको टूट फूट का दो तीन तरह से खतरा है, संगठन के स्तर पर भी टूट का खतरा है। उनको एक स्वाभाविक रूप से ये लग रहा है कि जो उनके सांसद हैं वो अपनी सीट बचाने के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं, ये बहुत स्वाभाविक खतरा है। तो ये जी टूट ना हो, विधायकों में भी एक टूट की खबर है, उसको लेकर के भले ललन सिंह ने नोटिस जारी किया और हो सकता है ललन सिंह नहीं हो, मतलब ज्यादा संभावना क्या, इस बात की पक्की गारंटी लोग दे रहे हैं कि वो नहीं थे किसी बैठक में पार्टी तोड़ने वाली, लेकिन नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे वो। लेकिन जी। पार्टी से अलग होने या एक दूसरा रुख लेने की सोच रखने वाले विधायक तो जरूर है पार्टी में, भले उनकी संख्या 10-12 हो या 24-25 हो, लेकिन वो एक संख्या है। तो ये खतरे जो हैं बहुत वास्तविक हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आभासी खतरा है कि सांसद अलग हो जाएंगे या कुछ एमएलए अलग हो सकते हैं, संगठन में टूट हो सकती है। ये वास्तविक खतरा है। तो नीतीश कुमार को एक तरफ उस चैलेंज को सॉर्ट आउट करना है, उस चैलेंज से ओवरकम करना है कि पार्टी एकजुट बनी रहे। दूसरा, अभी 3 ही महीने में लोकसभा का चुनाव है। अगर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो अभी के जो खतरे हैं, भले अभी 2-3 महीना किसी तरह से टाल लें, उस समय निश्चित रूप से फिर पार्टी में बिखराव हो जाएगा। तो उसके बाद भी पार्टी एकजुट बनी रहे, इसके लिए भी तो एक उपाय करना होगा। तो वो उपाय उनको जेडीयू के कई नेता ये मान रहे हैं कि ये सारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब हम बीजेपी के साथ चले जाएं। इसमें से कोई समस्या नहीं आएगी। फिर पार्टी को बचाने का जिम्मा बीजेपी को होगा, बीजेपी का होगा कि हमारे विधायक न टूटे और पार्टी न टूटे, ये जिम्मा बीजेपी लेगी। बीजेपी समझे जैसे बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे की पार्टी नहीं टूटने दे रही है, उसको मजबूत कर रही है उल्टे। तो हाँ, वहां तो मिलिंद देवरा भी आ गए, को शामिल करा दिया, बीजेपी ने शामिल करा दिया एकनाथ शिंदे की पार्टी में। इसी तरह जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई उस दिन मिलिंद देवरा। तो कई स्टेट ऐसे हैं ज्ञानेश्वर जी, सिक्किम एक स्टेट है जहां का क्लासिकल केस है कि 32 साल राज चलाने के बाद पवन चामलिंग की पार्टी के जो 9-10 विधायक जीते थे वो टूट के दूसरी पार्टी में न चल जाए, इसलिए उन्होंने अपने सारे विधायक बीजेपी में शामिल करा दिए कि बीजेपी में चले जाएंगे विधायक तो उनको कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी के लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ गए तो पार्टी सुरक्षित हो जाएगी, कोई दूसरा आदमी पार्टी नहीं तोड़ पाएगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव या कोई भी अंदर से भी अगर कोई तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा। आखिर आरसीपी उस समय पार्टी क्यों नहीं तोड़ पाए थे बीजेपी जेडीयू को? इसीलिए क्योंकि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ थे, उसी ताकत से नीतीश कुमार ने पार्टी तोड़वा दी थी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की। तो जब आप एक बड़ी और मजबूत पार्टी के साथ होते हैं तो आपके जो अपने कई कमजोरियां जो होती हैं वो ढक जाती हैं, छिप जाती हैं। ये बात जेडीयू के कई नेता समझ रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को भी ये बात समझाई हुई है। तो नीतीश कुमार लेकिन अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश जब भी बीजेपी छोड़ते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल कारण बता करके छोड़ते हैं, जिसकी तरफ आप बार बार आप भी इशारा करते हैं। और आज भी आपने एक रिपोर्ट हमको भेजी है जिस रिपोर्ट में यह है कि अपने वोटर को लेकर के, अपना जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उस वोट को लेकर के एक चिंता होगी नीतीश कुमार के मन में। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे ही। तो वो उसको ध्यान में रख के नीतीश कुमार को अपनी राजनीति करनी है कि हमारे विधायक न भागे, एमपी न भागे, हमारा वोट भी नहीं भागे, आगे भी हमारी ताकत बनी रहे। तो इन सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार अभी ऊहापोह में, वो फैसला नहीं कर पा रहे। उनकी पार्टी के जो नीचे सेकंड लाइन के नेता हैं वो सब फैसला कर चुके हैं, वो सब मन भी बना चुके हैं। लेकिन ऐसी पार्टियों में तो, ऐसी पार्टियों के सभी पार्टियों में सुप्रीमो के मन से चीजें होती हैं। तो नीतीश कुमार कब डिसाइड करेंगे? वो जो जिस आइडियोलॉजी के साथ आए थे कि मंडल की राजनीति बचानी है और बीजेपी को रोकना है, अगर उसी आइडियोलॉजी पर रहते हैं तब एक दूसरा आउटकम होगा, दूसरा कंक्लूजन निकलेगा, दूसरा नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर अपनी पार्टी को बचाना है, उनको अपनी राजनीति भी बचानी है, जिस अत्यंत पिछड़ा महादलित की राजनीति वो करते हैं उसको भी बचाए रखना है, तो फिर दूसरी राजनीति होगी। तो दोनों का रास्ता खुला हुआ। आज दही चूड़ा के बावजूद आज साफ नहीं हुआ कि क्या रास्ता निकलेगा। हाँ, बिल्कुल साफ नहीं, और सूर्य उत्तरायण हो गए। उम्मीद तो इसी बात की थी कि आज नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव एक साथ आएंगे और कह देंगे हम साथ साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यह संशय का बादल बना रह गया। तो
अब देखिए, और जो भीतर की बातें हैं, आपने भी वो खबर सुनी होगी, हमने भी आज सुबह दर्शकों को बताया था कि इंडिया ब्लॉक की जो वर्चुअल मीटिंग हुई 2 दिनों पहले, नीतीश कुमार ने स्वयं कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया, उनके सामने पेशकश की गई और वे इतने पता नहीं किस भाव में थे या किस गुस्से में थे कि उन्होंने कह दिया, जब उन्हें कहा जा रहा था बार बार आप बन जाइए बन जाइए बन जाइए, तो उन्होंने कह दिया लालू यादव को ही बना दीजिए, लालू जी को ही बना दीजिए। क्या यह ताना माना नहीं था? नीतीश कुमार नहीं जानते कि लालू यादव बनेंगे तो क्या होगा? बीजेपी को कितना बड़ा हथियार मिल जाएगा कि इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर एक सजा याफ्ता नेता। तो फिर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि संशय का बादल बना हुआ है, ये संकेत, इतने सारे संकेत तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, या उसको ये कहें कि उनका मन जो दूसरी तरफ है, अभी उनका मन जो है वो दुविधा में है और वो एक दूसरी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि वो उनको पता था कि उनके कहने का क्या मतलब है। और कंट्राडिक्शन देखिए, कितना विरोधाभास है ज्ञानेश्वर जी। सो देखिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा था, मीटिंग ही बुलाई गई थी, वर्चुअल मीटिंग संयोजक तय करने के लिए। जब ये कहा गया, हम सारे लोगों ने देखा, आपको भी पर्सनली फोन करके लोगों ने बताया कि संयोजक तय होना है और नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं। लेकिन उसी दिन दोपहर में शरद पवार ने कहा कि नहीं, ये तय हुआ कि संयोजक बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब आपको जरूरत ही नहीं थी तो फिर ये मीटिंग बुलाने की और मीडिया में ये खबर देने की क्या जरूरत थी कि हम संयोजक चुनने के लिए मीटिंग कर रहे हैं? जब आपको चुनना ही नहीं था। जब आपको अध्यक्ष चुनना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया, तो अभी बता क्यों नहीं रहे कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया? अब बता देने में, उसकी आधिकारिक घोषणा करने में क्या दिक्कत है? मल्लिकार्जुन खड़गे जिस स्टेट के हैं, कर्नाटक के, वहां कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनको बधाई दे दी ट्वीट करके, और उसके बाद घोषणा ही नहीं हुई। तो और दूसरे बीच में नीतीश कुमार को प्रस्ताव करना, नीतीश कुमार को प्रस्ताव देना था और नीतीश कुमार ने कह दिया कि लालू जी को ही बना दीजिए। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता था कि लालू यादव के नाम का प्रस्ताव करना या एक्सेप्ट करना इंडिया के लिए कितना घातक हो जाएगा? तो ये सारा विरोधाभास है, ये सब विरोधाभास है। इसका मतलब कि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ स्पष्ट नहीं है, आरजेडी जेडीयू में भी सारी चीजें ठीक नहीं है, और जो इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी किसी बात पर सहमति नहीं है। क्योंकि असहमति की बात, खबर तो यहां तक दी गई थी कि असहमति, नीतीश कुमार के नाम पर असहमति की बात खुद राहुल गांधी ने कही। यहां तक खबर आई कि राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी आपके नाम पर सहमत नहीं है। अगर उनसे बाद में अगर ममता बनर्जी सहमत नहीं भी थी तो ये बात राहुल गांधी के कहने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब कि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, खुद ही कांग्रेस नहीं चाहती थी, चूंकि राहुल गांधी तो सर्वोच्च नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो किसी की बात ओवररूल कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार संयोजक बने। तो अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार इस बात को भांप गए और उन्होंने पहले ही पिंड छुड़ा लिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, बनाना है तो लालू जी को ही बना दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव अस्थायी सहयोगी हैं कांग्रेस के। जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के अस्थायी सहयोगी हैं, बीच में एक आध बार इधर उधर होते रहते हैं, उसी तरह से लालू यादव अस्थायी सहयोगी हैं कांग्रेस के। एक बार जरूर 2009 में अकेले चुनाव लड़ गए थे, अपनी तरफ से उन्होंने घोषणा कर दी थी, और वो बड़ी गलती थी उनके, और हमको तो लगता है कि रामविलास पासवान के पूरे राजनीतिक जीवन की वो एकमात्र गलती थी जो 2009 में उन लोगों ने की थी, दोनों ने। लेकिन उसके बाद लालू यादव हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, उसके पहले उसके बाद। नीतीश कुमार के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है। तो नीतीश कुमार सिर्फ एक ही चुनाव लड़े हैं ना, वो आरजेडी के साथ मिलकर के, तो उसके अस्थायी सहयोगी तो नहीं है, अस्थायी सहयोगी तो बीजेपी के हैं, चुनाव तो बीजेपी के साथ ही लड़ते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना कि लालू यादव को ही बना दीजिए, इसका मतलब कि कांग्रेस लालू यादव तो एक प्लेटफॉर्म पर है, नीतीश कुमार अभी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उन्होंने कहीं अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, उधर जो स्टेशन में यार्ड में लगा रखी है उन्होंने अपनी गाड़ी, अभी उस प्लेटफॉर्म पर वो लेके नहीं जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस और आरजेडी की गाड़ी है। तो इसका मतलब है कि वो यार्ड में खड़े करके गाड़ी और बात कर रहे हैं जेडीयू बीजेपी के साथ। और जो जानकारी आपके पास भी आती होगी और हम लोग जो दिल्ली में सुन रहे हैं बीजेपी के सोर्सेज के हवाले से, वो ये है कि नीतीश कुमार से भी अब बात हो रही है बिहार और बिहार के बाहर 2-3 राज्यों को लेकर के बीजेपी की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बातें कही जा रही है कि इस बार जो उन्हें सीटें मिलेगी वह सिर्फ बिहार में नहीं होगी, बिहार में कुछ सीटें कम हो सकती हैं, संख्या उतनी ही होगी लेकिन सीटें
झारखंड में भी दिख सकती है, अरुणाचल प्रदेश में भी दिख सकती है, और सांकेतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में भी दिख सकती है। ये बिल्कुल बातें चल रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये बात हम दिल्ली में सुन रहे हैं, ये बात आप पटना में भी सुन रहे हैं। तो जी। जब जो चीजें, जो एक कहावत है कि बिना आग जलाए धुआं नहीं निकलता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। विदाउट फायर। तो अभी अशोक जी। चौधरी कह रहे थे कि मीडिया अपने टीआरपी के लिए कुछ भी चलाए रह रहा है। तो ये भी हम्म, ठीक है। अब कल ही हम लोगों ने शनिवार को ही हम लोगों ने देखा कि मीडिया पर नीतीश जी भी कह रहे थे कि भाई आप लोग को तो छापने नहीं दिया जाएगा, नोट तो कर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव भी हम्म, कह रहे थे, और वही बात आज अशोक चौधरी ने भी कही कि भाई मीडिया वाले बहुत सारे चैनल हो गए हैं, तो दिन भर वो चलाए रहते हैं कि कुछ ना कुछ उन्हीं का घालमेल है। ये जी हमारा और आपका बनाया हुआ घालमेल थोड़े, हम लोग थोड़े बैठ करके ये प्लान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को 12 सीटें बिहार में दे दीजिए, तो 1-2 सीट झारखंड में, 1-2 सीट उत्तर प्रदेश में कर, हम लोग थोड़े कर दे सकते हैं। जिसको हम्म। देना है, जिसको लेना है, उसके बीच कहीं ना कहीं बात हो रही है, वहीं से बातें निकल रही हैं। तो जी ये बात, बिल्कुल। अब ये हो सकता है कि ये एग्जैक्टली इसी तरह से नहीं हो, हम्म, लेकिन बात तो हो रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। नहीं तो अगर बात नहीं हो रही होती तो अब तक बिहार में, कम से कम बिहार में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए था। नीतीश कुमार और लालू यादव जिस तरह की बॉन्डिंग पहले दिखाते रहे, और जिस तरह से एक होकर के उन लोगों ने बड़े डिसीजंस किए हैं, ये बड़ा डिसीजन जी था जाति गणना का, ये आरक्षण बढ़ाना बड़ा डिसीजन था। जब ये सारे डिसीजन हो गए, तो अब आपको जी सीट बंटवारे को लेकर के, तो जिस दिन बैठेंगे लालू यादव नीतीश कुमार आमने सामने बैठेंगे, बात हो जाएगी। तो बात नहीं हो बिल्कुल। रही है। इसका मतलब कि हम्म, कहीं दूसरी तरफ भी बात हो रही है। कांग्रेस इस वजह से आशंकित है, इस वजह से संयोजक का पद भी इतने दिन से रोका गया था कि ऐसा ना हो कि हम संयोजक बनाएं और वो छोड़ के चले जाएं, तब कितना एम्बैरेसिंग होगा। आप सोचिए, मिलिंद देवड़ा का मामला, अभी 15 दिन जी पहले जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया, 15 दिन पहले। हम्म, सोचिए कितने अंधेरे में पार्टियां रहती हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसके पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, उसके संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया। 1.25 साल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी कमेटी बनाई, अध्यक्ष बनने के 1.25 साल बाद मिलिंद देवड़ा को संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया, और 15 दिन के बाद वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये आशंका भले अपनी अपने नेता को लेकर के कांग्रेस में नहीं हो, लेकिन नीतीश जी कुमार को लेकर के ये आशंका है कि ऐसा ना हो कि हम उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दें और वो बीजेपी के साथ चले जाए। ऐसा जी। तो इसलिए है अजीत जी कि देखिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने कहा कि वो नेचुरल एलाई बीजेपी के हैं। जी नेचुरल एलाई जहां हैं, 24 के चुनाव में वो उसी तरफ बढ़ेंगे स्वाभाविक रूप से। इस बात की हम्म, संभावना अभी बनी हुई है, आज साफ नहीं हुआ, वो संभावना पर ताला नहीं लगा आज भी। ताला नहीं लगा है। और देखिए दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने संशय का बादल बरकरार रहने दिया हो, आज दही का टीका न लगा हो, लेकिन पॉलिटिकल एक्सरसाइज नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। हमने नवंबर महीने में देखा था, भीम संसद का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग, ऐतिहासिक सभा हुई, लोगों की उम्मीद से बड़ी सभा। और अब नीतीश कुमार जो उनके कोर वोटर्स हैं, जिसके कारण वे सत्ता में माने जाते हैं, अति पिछड़ी जातियों का वोट, तो नीतीश कुमार बड़ी तैयारी कर। पहले तो ये खबर आ रही थी कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, तैयारी ऐसी है मानो सब कुछ दिखा देना है। 24 जनवरी को पटना में, 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे, और 24 जनवरी को नीतीश कुमार ताकत दिखाएंगे। शुरुआत होगी कर्पूरी ठाकुर के गांव पितौजिया कर्पूरी ग्राम से। तो नीतीश कुमार, और देखिए अब महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की तैयारी नहीं चल रही है, ये नीतीश कुमार की तैयारी। मैं कल ही पता कर रहा था, पटना के तमाम हॉल्स बुक कर लिए गए हैं, जहां लोगों के ठहराने की व्यवस्था होगी, जितने बैंक्वेट हॉल खाली मिल रहे हैं, सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को जिम्मा दे दिया गया है। तो नीतीश कुमार, जिनका वोट बैंक अति पिछड़ी जाति के लोग, और जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है, लगातार सेंधमारी करने की कोशिश करती भी रहती है, लेकिन यदि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो वोट बैंक में डाका डालने की जरूरत ही नहीं होगी, मालिक ही साथ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल एक्सरसाइज बंद नहीं कर रहे हैं। वह बार बार जातीय गणना की उपलब्धि, शिक्षक नियुक्ति की उपलब्धि, वह भी क्रेडिट वे स्वयं ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा गांधी मैदान में उन्होंने कहा दिया, यह 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। और 7 निश्चय पार्ट 2 नीतीश कुमार ने तब तैयार किया था जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम नहीं बने थे, महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। अजीत जी। हाँ, तो ये सारी बातें जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो अपने कोर वोट को अपने साथ जोड़ करके रखने के लिए कर रहे हैं।
उनका जी। देखिए जो 2 वोट है जिसको लेकर के वो अपने सब आदमी इस बात को लेकर के उनके ऊपर तंज भी करता है, उनकी आलोचना करता है और ये समझता है कि 2 ढाई% 3% वोट वाला आदमी जो है कैसे इतने दिन से रूल कर रहा है। तो ढाई हम्म। 3% का मामला नहीं है, एक सामाजिक जी। समीकरण का मामला होता है। जयललिता की हम्म। जाति का तो 1% वोट था तमिलनाडु में, लेकिन उन्होंने लगातार राज किया, लंबे समय तक उनकी पार्टी भी राज करती रही, तो वो सामाजिक समीकरण की वजह से हुआ और वो जी। समीकरण नीतीश कुमार ने बहुत कायदे से बनाया हुआ है। देखिए, जिस हम्म। बात को बीजेपी ने बहुत देर से समझा है, हमेशा उस बात को बीजेपी ने एकदम गांठ बांध के रखा है कि जो सबसे मजबूत कास्ट है, उससे उसके खिलाफ जाना, उसको होस्टाइल करना है और सोशल हम्म। कॉन्फ्लिक्ट उस कास्ट का जिस जाति से हो, उसकी नेतागिरी करनी है, उसको साधना है अपने में। बिहार में जी। इस तरह से इसी तरह उत्तर प्रदेश में बिहार ने जो माफ करिएगा भाजपा ने जो सामाजिक समीकरण की राजनीति की थी सोशल इंजीनियरिंग की गोविंदाचार्य के समय, वो एनटी हम्म। यादव स्टैंड लेकर के किया गया था कि एनटी जी यादव बिल्कुल। मुलायम सिंह की राजनीति के पैरेलल बरक्स उसके एक अपनी राजनीति होगी जिसमें लोध होंगे, कुर्मी होंगे, कोयरी होंगे, मल्लाह होंगे, अत्यंत पिछड़ी जातियां होंगी। और आज बीजेपी को उसका कैसा फल मिल रहा है वो सब देख रहे हैं। बीजेपी कितनी मजबूत हो गई कि वो स्वाभाविक रूप से 50% वोट लेती है उत्तर प्रदेश में। ये जी। राजनीति नीतीश कुमार ने पहले की बिहार में। उन्होंने हम्म। 1994 में जब समता पार्टी बनाई, उसी समय लॉ-कुश तो एक नारा लॉ-कुश का समीकरण का था, लेकिन उन्होंने तमाम गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने साथ हम्म। जोड़ने की कोशिश की। वो अत्यंत पिछड़ी जाति जिसका अब जाति गणना में नंबर्स आ गए हैं कि 36% है। अगर उसमें से 8% मुस्लिम हटा भी दें, तब भी ऑलमोस्ट हम्म। 28% जो है हिंदू अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। जी बिल्कुल। वो एक तरह से मतलब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहें न रहें, वो वोट उनके साथ रहता है। और हम्म। दलित में एक जो महादलित है, 19% दलित का जो वोट निकला है, जो आबादी आई है, उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो महादलित का है, जिसको नीतीश कुमार ने पहले जी। ही पासवान से अलग करके एक जात बना दिया था, एक समूह बना दिया था, जिसका सम्मेलन आपने हम्म। याद दिलाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भीम संसद। दिवस, शायद संविधान दिवस के दिन ही हुआ था वो, जी। जो भीम जी। संसद हुई थी। तो अब हाँ उसके भीम संसद। उसको भीम संसद के साथ अब कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर, जो 100वीं जयंती है उनकी, उनकी 100वीं जयंती के कार्यक्रम में इतना बड़ा नीतीश कुमार एक एक अभियान करने जा रहे हैं, जिसके पहले कर्पूरी चर्चा की खूब बातें दिल्ली में हुई थी। चूंकि कर्पूरी ठाकुर से शुरू होती है अत्यंत पिछड़ों की राजनीति। उन्होंने जी पहली बिल्कुल। बार ये समझा और आरक्षण जब देश में कहीं नहीं दिया जा रहा था पिछड़ों को, तब उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे करके और उनको ज्यादा आरक्षण दिया था पिछड़ी जातियों से। जिस लीगेसी को हम्म। कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनके बेटे को उन्होंने राज्यसभा भेजा हुआ है लगातार दूसरा टर्म, और जिस तरह की राजनीति है उनको तीसरा टर्म भी मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये अत्यंत बिल्कुल सही बात। राजनीति करने की जो नीतीश कुमार की कोशिश है, वो अपना वोट एकजुट रखने की कवायद है, जिसकी वजह से वो बीजेपी के साथ भी बार्गेन कर सकते हैं, आरजेडी के साथ भी कर सकते हैं। बस जी। खतरा खाली ये है ज्ञानेश्वर जी कि इस भ्रम में ना आए नीतीश कुमार की हम अकेले भी लड़ेंगे तो ये वोट हमारे साथ है। जो हम्म। अत्यंत पिछड़ा का वोट है या कुर्मी का वोट है या महादलित का वोट है या कुछ फॉरवर्ड उनके साथ है, उससे जी। एक भ्रम हो सकता है, जो जो भ्रम उनको 2014 में हुआ था। 14 में हो गया था। हम तो इतने बड़े पार्टी है, हमारी 116 विधायक है हमारे पास, हम अकेले कर लेंगे। जी। और उस समय उनके एमपी भी बहुत थे, उनके 20 एमपी थे। क्योंकि हम्म। 2009 तक तो एमपी के चुनाव में भी बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू चुनाव लड़ती थी। 25 सीटों पर जेडीयू और 15 सीट पर बीजेपी लड़ती थी। तो 20 जी एमपी बिल्कुल। लोकसभा में और 116 हम्म। एमएलए थे, तो एक भ्रम उनको हुआ था। अब वापस अपने को रिवाइव करने के चक्कर में वो समझ रहे हैं कि वो महादलित का एक बड़ा सम्मेलन दलित का कर लिया, अब एक अत्यंत पिछड़ों का कर लेंगे, सवर्ण हमारे साथ है, तो हम अकेले भी लड़ सकते हैं। खाली ये नहीं आए उनके दिमाग में बात, चूंकि वो अब स्थिति, अब वो स्टेज निकल गई अब जेडीयू के लिए। जी। लेकिन इसके अगर इस ये सारी कवायद करके वो एक वोट अपने साथ जोड़े रहते हैं, जो उनका अपना पर्सनल हम्म। वोट, जो जिसको हम लोग 16% जो है ही 2014 के लोकसभा चुनाव का, वो वोट अगर वो रखते हैं अपने साथ, तो वो जो चाहेंगे सो कर लेंगे, जो जी चाहेंगे बिल्कुल। सो कर लेंगे, चाहे आरजेडी उनकी बात माने या बीजेपी माने। वो जिससे चाहेंगे हम्म। उससे अपनी बात मनवा लेंगे, क्योंकि तमाम कोशिश के बावजूद बीजेपी अभी उस वोट को तोड़ नहीं पा रही है। इसका कारण ये है कि बीजेपी के पास कोई अत्यंत पिछड़ा का भरोसेमंद चेहरा नहीं, और बहुत देर से उन्होंने सम्राट चौधरी का चेहरा बीजेपी ने आगे किया है, तो बहुत देर से किया, उनको बहुत समय नहीं मिला है कि वो सामाजिक समीकरण बना सके।
सामाजिक जी, समीकरण जो है वो बिजली का स्विच की तरह नहीं है कि आप दबाएंगे और बिजली जलने लगेगी, बंद करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। वो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल। साधना होता है, जमीनी स्तर पर उसको साधना होता है। जमीन पर जो कास्ट का मोबिलाइजेशन होता है ना, उसके कई फैक्टर होते हैं। उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर होता है, इकोनॉमिकल होता है, एस्पेक्ट होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। वो सबको साधने में टाइम चाहिए। नीतीश कुमार ने 30 साल में साधा है इसको, 30 साल में। तो ये नहीं हो जी, सकता है कि बीजेपी रातों रात उस बात को साध ले। हो सकता है कि कुछ उसके जहां कैंडिडेट हो उनको वोट मिलेगा, लेकिन उस वोट के नेता नीतीश कुमार ही हैं। और ये इस पर मुहर लगेगी 24 तारीख को, और मुहर लगेगी। अत्यंत पिछड़ा उनके साथ है, महादलित उनके साथ है, कुछ फॉरवर्ड भी है। इस वोट के आधार पर वो अपनी बार्गेनिंग करके अपनी बात मनवा लें, ये उनके और उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। इस भ्रम में ना आए कि हमारे पास एक 40% से ज्यादा का वोट है, जिस 50% से हुँ, ज्यादा का वोट है। वो 36% अत्यंत पिछड़ा और 6-8% जो जिस जाति की पॉलिटिक्स महादलित में जो उनको उनका साथ देने वाली जातियां हैं वो, और कुछ फॉरवर्ड जोड़ के 50% का फॉर्मूला ना बनाए, चूंकि वो फिर घातक हो जाएगा उनकी जी, पार्टी। हुँ। चलिए ठीक है, घातक हो जाएगा, इंडिया के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। आपने अभी बातचीत में गोविंदाचार की बात कह दी कि और इसके बाद उत्तर प्रदेश की का भी ज़िक्र किया। चलते-चलते देखिए आज एक बड़ा घटनाक्रम, मायावती ने अपने जन्मदिन 68वें जन्मदिन पर यह ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव तो हम अकेले लड़ेंगे। क्या यह ऐलान पीएम मोदी को खुश नहीं कर देगा? इससे फायदा और सिर्फ फायदा बीजेपी को ही है। पता नहीं मायावती कहां रहेंगी चुनाव के बाद, नहीं मालूम, लेकिन मायावती का यह ऐलान आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग दूसरे ऐलान की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज जी। अपने जन्मदिन के मौके पर वो धमाका करेंगे। लेकिन हम्म। उन्होंने वही बात कही जो वो कई बार से कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अलायंस करने से हमको नुकसान होता है, फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। ये बात उन्होंने आज भी कही, और हम लोग पहले भी एक बार जी। चर्चा की थी, तो हमने कहा था कि ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्योंकि पिछली बार जब हम्म। उन्होंने अलायंस किया था तो 0 से बढ़ के 10 सीट पर पहुंच गई थी लोकसभा में वो। जी। देखिए, उन्होंने जो कहा है ना, ये संगीत की तरह बज रहा होगा बीजेपी के नेताओं के कानों में, मधुर संगीत की हम्म। तरह। लेकिन जी। उनके जो एमपी हैं, उन सबके दिल पर बड़ी भारी चोट लगी होगी, क्योंकि वो सब इस उम्मीद में हैं कि कहीं तालमेल हो तो हमारी सीटें बचे, नहीं तो एक भी सीट नहीं बचेगी। और हम आपको बताएं कि उनके जो 10 एमपी हैं, उनमें से जी। संभवतः एक गिरीश चंद्र जो नगीना से एमपी हैं, उनको छोड़ करके बाकी 9 ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता ढूंढ उन्होंने लिया। जी। उन्होंने कुंवर दानिश अली को, जो अमरोहा के सांसद हैं, पार्टी से निकाल दिया है। वो भारत जोड़ो हम्म। न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से बात कर रखी है। मलूक जी। नागर बिजनौर से सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बात कर रखी है। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से बात कर रखी है। अफजाल जी। अंसारी ने समाजवादी पार्टी से बात कर रखी है। तो उनके हम्म। जो सांसद हैं, उन सांसदों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सब जगह अपनी जगह तलाश रखी है। उनको पता है कि जिस दिन हम्म। मायावती को 20% वोट आया था 2014 में, उस दिन भी एक भी सीट नहीं मिली थी। तो जब जी 20% बिल्कुल। लेकर के जब आपका 20% वोट इंटैक्ट था और 80 विधायक थे, तब एक भी एमपी हम्म। नहीं जीता। तो अब तो जी। मायावती की पार्टी 13% वोट पर आ गई है। तो 13% वोट में कौन सी सीट मिलेगी? तो हम्म। जिस तरह से विधानसभा में एक सीट है, उसी तरह से लोकसभा में एक सीट हो जाएगी या 0 सीट हो जाएगी। तो ये जीरो मायावती सीट हो अपने जाएगी। को खत्म करने जी। की सोच है, ये एकदम आत्मघाती सोच है। तभी हमको हम्म। लग रहा है कि मायावती ये गलती नहीं करेंगी, कि वो जी। अभी भी समय है, अभी भी हमको समय दिख रहा है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद जब चुनाव की घोषणा होगी, उस समय भी कोई धमाका हो सकता है। कोई राजनीति में जब चीजें शिफ्ट होनी होती हैं तो रातों रात हो जाती हैं। तो वो अभी भी संभव है कि हो जाए, क्योंकि ये तो चीजें इसमें तो नतीजा सामने दिख रहा है। अब जी नुकसान और बिल्कुल। फायदे की बात अगर करेंगे, तो अगर मायावती पुराने तेवर में होती और खूब मेहनत हम्म। करके लड़ती, तो वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि दलित वोट का एक रुझान बीजेपी की तरफ होता है। और वो जी। पिछले चुनाव में जब से मायावती थोड़ी निष्क्रिय हुई हैं, तब से उस दलित का वोट एक तरह से जाता है बीजेपी को। तो अगर बहुत हम्म। ताकत लगा के लड़ेंगी तो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर शिथिल हो गई तो फिर बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा, फिर इनका वोट सारा शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो अपने भतीजे को, जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उसको क्या लीगेसी सौंपेंगे, क्या उत्तराधिकार सही सौंपेंगे? बात। खाली हम्म। खजाना दे सही। करके आप खाली खजाना दे करके और कर्जे छोड़ के, कौन बाप चाहता है कि अपने बच्चे के ऊपर कर्जा छोड़ करके और खाली बैंक खाता दे करके जाए?
तो मायावती देखिए, अगर ये तो नहीं कर सकती हैं कि अपने भतीजे को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया तो उसको एकदम से खाली खजाना दे करके जाएं। वो अगर तालमेल कर लेंगी तो एक अच्छी मजबूत जमीन सौंप करके छोड़ेंगी पार्टी अपने भतीजे के लिए, ताकि उस पर वो फिर मजबूती से बसपा को खड़ा कर सकें। अगर वो हम्म, अकेले लड़ेंगी तो फिर उस पार्टी का भविष्य लगभग समाप्त माना जाएगा। चलिए, तो भविष्य समाप्त माना जाएगा। और बिहार में आज देखिए, जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं तब भी संशय का बादल नहीं छटा है। अभी कई तरीके के सस्पेंस बरकरार है। नीतीश कुमार उधर खड़े हैं जहां गाड़ी कभी इधर जा सकती है, कभी उधर भी जा सकती है। तो हम इन चर्चाओं को आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।